तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो देखिए, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, ये एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो अनाउंस किया गया 1918 में। ठीक है, तो 1917 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया में रिफॉर्म्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, बट एज एन इंटीग्रल पार्ट किसका रहना, ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 1918 में, जिनको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो एक्ट जो था, इसने क्या किया, एनेक्ट किया रिफॉर्म सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं इसके। चलिए, मेन फीचर्स क्या थे इसके। तो अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो है, इसमें हम कह सकते हैं कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी इस एक्ट के अंडर जो थी नहीं थी ऑल इंडिया लेवल पे। तो गवर्नर जनरल को कंसिडर किया जाता था चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। उसके बाद जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा, वो डिवाइड था दो लिस्ट में, एक तो आ गई सेंट्रल, दूसरी प्रोविंशियल। तो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, इसको एक्सपेंड किया गया और उसमें 8 में से 3 लोग जो थे वो कौन थे, इंडियन। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो किसके अंडर आते थे, गवर्नर जनरल के। तो चलिए, अगर हम बात करें लेजिस्लेचर के बारे में, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट थी और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस। हर एक हाउस में मेजॉरिटी जो थी मेंबर्स की, इनको इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये था कि डायरेक्ट इलेक्शन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस तो किया गया था, लेकिन जो फ्रेंचाइज जो था वो लिमिटेड था। किसके ऊपर बेस करता था वो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, टैक्स देते हो, या फिर आप एजुकेटेड हो। तो लेजिस्लेचर्स जो थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे और वोट कर सकते थे कुछ हिस्सा बजट का, बट 75% जो था बजट अभी भी उस टाइम हम कह सकते हैं वो वोटेबल नहीं था। तो ऊपर हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी प्रोविंशियल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रोविंशियल की तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो देखिए, डायरकी जो थी, यानी कि रूल ऑफ द टू, ये इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे। पहला नंबर, जो एंटायर सब्जेक्ट जो थे, हम कह सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट थे उनको डिवाइड किया गया दो लिस्ट में, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर्ड। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे, इसको कौन एडमिनिस्टर करता था, ये करता था गवर्नर। किसके थ्रू, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू। ठीक है, और जो रिजर्व लिस्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, फिनांस आ गया, इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बारे में, तो इनको एडमिनिस्टर जो है कौन करता था, इनको करता था मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जो मिनिस्टर नॉमिनेट किए जाते थे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो जो ट्रांसफर्ड लिस्ट जो थी, इसमें सब्जेक्ट थे लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज और भी काफ़ी सारे थे। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी वो प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई फर्स्ट टाइम। तो इसके अंडर मिनिस्टर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर को, और अगर ये मतलब हम इनके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता तो इनको रिज़ाइन करना पड़ता था। बट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर को। तो गवर्नर जो था, हम बात करें यहाँ पे, ये एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर सकता था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का, इन केस अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो थी प्रोविंस की फेल हो जाती। तो चलिए, अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की इस एक्ट के अंडर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी प्रोविंशियल लेवल पे, उसको एक्सपेंड किया गया। ठीक है, और 70% जो थे, हम कह सकते हैं मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट्स का। ठीक है, इस एक्ट के अंडर वुमेन जो थे, इनको ग्रांट किया गया राइट टू वोट। ध्यान से समझ लेना इसको। इस एक्ट के अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इसको पावर दी गई कि इनिशिएट कर सकती है लेजिस्लेशन, बट जो गवर्नर की एसेंट जो है वो ज़रूरी थी इसके लिए। गवर्नर जो था ये इशू कर सकता था ऑर्डिनेंसेस और वीटो कर सकता था बिल को। ठीक है, तो
तो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के जो सैलरी जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया की, वो जो कि पहले पे किए जाते थे इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है, वो अब पेड की जाती थी ब्रिटिश एक्सचेकर से, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंडर। तो अंडर 1919 एक्ट के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स के अलावा, ठीक है, सभी को। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सेपरेट की प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को, ठीक है, और ऑथराइज़ किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो अपना बजट अलग बनाए, समझ आई। एक हाई कमिश्नर जो था इंडिया के लिए, उसको अपॉइंट किया गया इसके अंडर, और इसको ड्यूटी दी गई किसका क्या लुक आफ्टर करने के लिए, इंडियन ट्रेड, कहाँ पर, यूरोप में।